आखिरी घंटे में आज फिर बड़ी बाजार में बिकवाली। निफ्टी करीब 100 अंक गिरकर 17,900 के करीब बंद। सेंसेक्स में 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट। देश के सबसे बड़े आईपीओ पेटीएम की कल होगी लिस्टिंग। करीब 2 गुना भरा था इशू। कंपनी ने जुटाए 18,300 करोड़ रुपए। $655 से 690 के प्राइस बैंड के बीच आज खुला गो फैशंस का आईपीओ। टार्सन प्रोडक्ट्स में पैसे लगाने का था आज आखिरी दिन। 77 गुना भरा इशू। ओएनजीसी के बॉम्बे हाई ऑयल फील्ड में केन ऑयल एंड गैस की दिलचस्पी। हमसे खास बातचीत में कंपनी के डिप्टी सीईओ प्रचुर शाह ने कहा, ब्लॉक की क्षमता देखकर बोली लगाने का लेंगे फैसला। हमारा फोकस इंडिया के एसेट में हमेशा रहेगा, राइट? चाहे वो ओएनजीसी का हो, चाहे वो नए ब्लॉक्स हो। तो आई थिंक बेस्ड ऑन ईच ब्लॉक्स पोटेंशियल और कैसा उसका फिजिकल सेटअप होगा, हम उसको डेफिनेटली देखेंगे और अगर जरूरत होगा तो डेफिनेटली पार्टिसिपेट करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर और आप देख रहे हैं मार्केट पर हमारी खास पेशकश। कल की तैयारी और शुरुआत करेंगे कल की सबसे बड़ी खबर के साथ। देश के सबसे बड़े पेटीएम के आईपीओ की कल शेयर बाजार में लिस्टिंग होगी। इस इशू के जरिए कंपनी ने 18,300 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस आईपीओ को करीब करीब 2 गुना 1.89 गुना बोलियां मिली थी। 8 नवंबर से 10 नवंबर के बीच ये आईपीओ खुला हुआ था। और पेटीएम के आईपीओ की डिटेल्स और बताने के लिए मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पेटीएम की लिस्टिंग होने वाली है, लेकिन ठीक उससे पहले उसके जरा कुछ एक डाटा का एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा इशू था और कितना पैसा जुटा रहा है और कैसे कैसे आगे चल के पैसे का इस्तेमाल होगा। कुल मिला के जो आईपीओ का प्राइस तय किया गया था वो 2150 है। जो इशू साइज़ है वो है 18,300 करोड़ रुपया, जिसमें ओएफएस भी है और एक फ्रेश इशू भी है। यानी कि जो पहले से इन्वेस्टर्स हैं वो करीब 10,000 करोड़ रुपया उनको मिल जाएगा। वो अपना स्टेक बेचेंगे इस कंपनी के अंदर। और करीब 8,300 करोड़ रुपया फ्रेश इशू के तौर पर होगा, जो कि कंपनी के एक्सपेंशन में काम आएगा। तो 18,300 करोड़ रुपये में से 8,300 करोड़ रुपए कंपनी के पास पहुंचेगा और 10,000 करोड़ रुपया जो पहले से इन्वेस्टर्स हैं वो अपना माल यहाँ पे बेचेंगे इस कंपनी के अंदर जिस आईपीओ के जरिए। जो कुछ बड़े स्टेक होल्डर्स हैं उसमें सॉफ्ट बैंक है, करीब 20% के आसपास की हिस्सेदारी है। आंट ग्रुप की करीब 30% के आसपास की हिस्सेदारी है। एलिवेशन ग्रुप करीब 17% की हिस्सेदारी रखता है। ये सारे बड़े बड़े ग्रुप अपनी हिस्सेदारी को बेच रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी 30% की एंट ग्रुप में है। वो अपना हिस्सा करीब 4,704 करोड़ रुपये में बेचेगा। इसके अलावा अलीबाबा भी इसके अंदर स्टेक होल्डर था, तो वो भी 785 करोड़ रुपए में अपना कुछ एक स्टेक बेचने वाला है। इसमें विजय शेखर शर्मा भी, जो कि फाउंडर मेंबर है, वो भी करीब 402 करोड़ रुपए में अपना कुछ एक स्टेक बेचेंगे, ताकि वो अपना एक्विजिशन जो है इंश्योरेंस का लायक है उसकी डील को वो कंप्लीट कर पाएं। खैर, एंकर बुक के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब तक रिकॉर्ड एंकर सब्सक्रिप्शन के तौर पर हमने देखा इसके अंदर, जो कि सब्सक्राइब हुआ है, ओवर सब्सक्राइब हुआ है 10 टाइम्स के। और पेटीएम में 8 बड़े इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ा पैसा लगाया और 21 इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जिनकी बेसिक फंडिंग यानी कि जिन्होंने पैसा लगाया इस आईपीओ में वो करीब 100 करोड़ से ज़्यादा है। यानी कि 21 इन्वेस्टर्स ने 100 करोड़ से ज़्यादा पर इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हुई है। लेकिन अगर आप ओवरऑल सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखेंगे तो आपको उतने अच्छे नहीं दिखेंगे जो हमको रिसेंटली जो असेट लाइट मॉडल वाली कंपनीज़ हैं, जो पेटीएम जैसी कंपनीज़ हैं, उन्होंने जैसे मनी रेस की है। जैसे कि रिटेल का पार्टिसिपेशन वो 2 गुना भी नहीं हो पाया, क्यूआईबी पार्टिसिपेशन वो सिर्फ 3 गुना ही रहा। तो कुल मिला के ओवरऑल जो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं वो करीब 1.25 गुना ही रहे हैं। अब कंपनी क्यों ये पैसा जुटा रही है? कंपनी ये कह रही है कि जो हम 18,000 करोड़ रुपये जुटा रहे हैं उसमें 10,000 करोड़ तो पहले के लोग लेके चले जाएंगे। जो पैसा बचेगा उसमें से हम 4,000 करोड़ रुपये से कहीं ज़्यादा की मनी जो हमारा इकोसिस्टम अभी बना हुआ है उसकी ग्रोथ के लिए, उसको और ठीक करने के लिए, उसको और बेहतर करने के लिए खर्च होगा। और करीब 2,000 करोड़ रुपया वो कुछ नए बिजनेसेस में भी पैसा डालना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि पेटीएम करीब 2,000 करोड़ से नए कौन कौन से कारोबार में और एंटर करने लगेगा।
बिल्कुल, तो वो एक खबर जिस पर सबकी नज़र कल रहेगी। और कंपनी के आईपीओ से पहले ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने कंपनी के एमडी और सीईओ विजय शेखर शर्मा और मधुर देवड़ा से बात की थी और जाना कि देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाने वाली कंपनी का विजन क्या है। विजय, जिन लोगों का ये मानना है दैट पेटीएम एक सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनी है और इस समय एक टेक्नोलॉजी कंपनी बैंक और एनबीएफसी बन रही है और दूसरी साइड बड़ी कंपनियां हैं जैसे बजाज फाइनेंस और दूसरी कंपनियां जो एनबीएफसी फिनटेक बन रहे हैं, तो आखिरकार इस मार्केट के अंदर विजय हु विल बी द विनर? एनबीएफसीज विच आर ट्राइंग टू बिकम अ फिनटेक और फिनटेक्स विच आर ट्राइंग टू बी एनबीएफसीज? तो निकुंज, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रही है डिफरेंट सेक्टर्स में, इंडस्ट्री के में, जहाँ पे टेक्नोलॉजी कंपनियों ने किसी सेक्टर में अप्रोच करा है। आप रिटेल देखिए, ट्रांसपोर्टेशन देखिए, आप फाइनेंशियल सर्विसेज देख ही रहे हैं, मोबाइल पेमेंट देख ही रहे हैं, और दूसरी तरफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री की कंपनियों ने टेक्नोलॉजी एक्वायर करी है। दोनों लोगों के पास राइट टू विन होता है। ऐसा कुछ भी कमी नहीं है किसी भी एनबीएफसी या बैंक में कि वो मार्केट में कंटिन्यू टू विन ना रहे। मैं तो ये कहूंगा कंटिन्यू टू विन। लेकिन क्या होता है कि इस रेस में कुछ लोग पीछे छूट जाते हैं, और वो टॉप जो आपने नाम लिए उनकी बात तो मैं बिल्कुल कंफर्म कर सकता हूं कि वो तो जीतेंगे जीतेंगे, क्योंकि वो मार्केट में विनर हैं, अभी के विनर हैं, और उनके पास अटेंशन और इंटेंशन क्लियर है। लेकिन क्या होता है निकुंज, मार्केट इस तरह से सेगमेंट हो जाता है कि कुछ लोग उसमें लेगर बन जाते हैं, और जो लेगर बन जाते हैं वो मार्केट में से हट जाते हैं, ना कि टॉप लोग हटते हैं। इसी तरीके से एक और नई बात आती है कि मार्केट की ग्रोथ इतनी ज्यादा होती है कि नए लोगों के लिए वहां पे बहुत जगह होती है। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि पेटीएम की सक्सेस अगर हो रही है तो फिर क्या उसके पीछे हु वुड बी कॉस्टिंग इट? आंसर है कि किसी की कॉस्ट का कोई टेंशन नहीं है दोस्त। आई मीन सबसे बढ़िया बात यह है कि भारत की जो ग्रोथ है और भारत में जो फाइनेंशियल सर्विसेज की नीड है और जो इंक्लूजन कस्टमर जिसकी हम बात करते हैं, हमने बात करी हुई है कि हम 50 करोड़ कस्टमर को पेटीएम प्लेटफॉर्म पे लाएंगे। उस कस्टमर को लाने के लिए तो इस देश में बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट है। आपको बिल्कुल टू विन, for Paytm to win, nobody else has to lose. That I can definitely say this. It's not a zero-sum game. It's a country that is growing. It's an industry that has an obligation. It's such a good to grow. point. And it is even more important to know that everybody can win. We want to be the accelerator of the change. हम वो चेंज एजेंट बनना चाहते हैं जो इस देश में फाइनेंशियल सर्विसेज को उन 50 करोड़ लोगों के पास लेके जाएगा, जिसके बाद भारत की जो हम एक्सपेक्टेशन करते हैं ग्रोथ, जो हम जीडीपी ग्रोथ करते हैं, वो हो पाएगी। We are not here to say that this NBFC or this bank is not going to be successful. We are here to say that India will be successful, and it will be because the formal financial services have reached to the nook and corner of the country, and that is mission of Paytm. And Nikunj, I can tell you one thing only: अगर हम इंस्पिरेशन बने सबको बदलने के, तो हम सक्सेसफुल हैं। विजय, आप ऑलरेडी बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं, पर एक फाइनल सवाल विजय आपसे, एक शेयर होल्डर को आप क्या समय प्रॉमिस करेंगे? ग्रोथ या प्रॉफिट्स या दोनों? आने वाले समय में पेटीएम से आपके शेयर होल्डर्स या फिर जो आपके आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं उनको क्या उम्मीद रखनी चाहिए? निकुंज, मैं जब अपने इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर, प्राइवेट इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास मिलने गया था, तो मैंने उन्हें क्या प्रॉमिस किया था मैं वो बता सकता हूँ। और मैंने उन्हें बोला था, भारत एक देश है जिसमें यंग डेमोक्रेसी है, और वहां पे कस्टमर अब स्मार्टफोन को यूज करके फाइनेंशियल सर्विस एक्सेस करेगा। अगर आप बिलीव करते हैं कि भारत एक अपने आप में विश्व शक्ति बनेगा, अगर भारत अपने आप में एक फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल मार्केट का बड़ा प्लेयर बनेगा और बड़ी इकोनॉमी बनेगी, तो ये होना ऑब्लिगेटरी है कि किसी व्यक्ति को इस कंट्री में टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारी जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, बैंकिंग है, क्रेडिट है, इंश्योरेंस है, पेमेंट्स है, इनको देश के कोने कोने में पहुंचाना होगा। और मेरा मिशन वो है। मुझे नहीं पता कि हम कितने पैसे बनाएंगे और कितना प्रॉफिट कमाएंगे, मुझे ये जरूर मालूम है हम भारत का भविष्य जरूर चेंज कर देंगे। You're not investing in a company that will be benchmarked upon its success on revenue it makes and profit it makes. You're investing potentially in a company which will change the face of a country's access of financial services. We are here as a change agent. We are not here as a money bags.
विजय शेखर शर्मा काफ़ी पैशनेटली वहाँ पर बताते हुए निकुंज डालमिया को कि क्या कंपनी का विजन है और क्या सोच कर वो शेयर मार्केट में आई है। हमारे दोनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्यक्रम में, रवि सिंह और अमित त्रिवेदी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रवि, आपने पेटीएम के मैनेजमेंट को सुना, कल की सबसे बड़ी खबर यही है कि लिस्टिंग होने वाली है पेटीएम की। अलग अलग तरह के डिस्कशन यहाँ पर हैं। एक चिंता की बात जो कई लोग बोलते हैं कि वैल्यूएशन बहुत हाई है, इसी वजह से जिस रिस्पांस की उम्मीद की गई थी वो शायद नहीं हुआ, 2 गुना भी पूरा इशू नहीं भर पाया। जो रिटेल निवेशक हैं उनकी तरफ से भी जो इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा नहीं दिखा। क्या व्यू बन रहा है अब इस पर आपका? कल अगर किसी को लिस्टिंग गेन होते हैं तो उसे निकलना चाहिए या पेटीएम एक लॉन्ग रन का, लंबी रेस का घोड़ा है? देखिए, मैं तो मार्केट स्ट्रैटेजी पे बात करता हूँ और कोशिश यही होती है कि इन्वेस्टर को उससे बेनिफिट मिल सके। तो मैंने पेटीएम के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है जिसे मैं शेयर करता हूँ। देखिए, सबसे बढ़िया है कि अगर आईपीओ में आप पैसा लगाते हैं और आईपीओ की लिस्टिंग ऊपर होती है, यानी कि अगर आपका इसका कल आईपीओ लिस्ट होता है और आपके रेट से ऊपर होता है, तो पहला 50% प्रॉफिट वहां पर बुक कर लीजिए और उसके बाद एक सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। जिस रेट पे आपने प्रॉफिट बुक किया है उस रेट से 3 दिन अगर नीचे बंद हो जाता है तो पूरे स्टॉक से निकल जाइए, नहीं तो आप उसको कंटिन्यू रखिए। ये सिंपल स्ट्रैटेजी है, इससे आपको हमेशा बेनिफिट मिलेगा और आप उस स्टॉक में लंबे समय तक बने रहेंगे। अब बात करते हैं फंडामेंटल की। यहां पर फंडामेंटली देखिए, थोड़ा सा ओवर प्राइस जरूर लग रहा है क्योंकि बिजनेस कंपटीशन यहाँ पर काफी बढ़े हैं, लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं कि इस समय आईपीओ की धूम चल रही है और ज्यादातर जो ऑप्शंस हैं उनमें अच्छे गेन्स मिले हैं और इस समय जो मार्केट की कंडीशन है, मार्केट एक साइडवेज जोन में है, तो यहाँ पर फंडामेंटली आपको थोड़ा सा गेन हो सकता है। तो आप स्ट्रैटेजी फॉलो करिए एक बार को। अब लंबे समय की बात करें तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो 2150 का जो रेट है वो थोड़ा सा ओवर प्राइस सा लग रहा है। अगर ऊपर लिस्टिंग होती तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये 1600, 1500, 1600 या फिर 1800 के आसपास का होता तो शायद ज्यादा अट्रैक्टिव होता, लोगों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ता, रिटेल पार्टिसिपेशन यहाँ पर बढ़ता, तो वो चीजें यहाँ पर देखने को मिलती। तो मुझे लगता है सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। कल लिस्टिंग ऊपर होती है, एक बार को 50% अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर लीजिए, वापस ईटी स्वदेश देखिए, आपको राय यहाँ पर मिलती रहेगी। बिल्कुल, ईटी नाउ स्वदेश पर आपको कोशिश हम करते हैं कि हमेशा सही राय दें और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी यहाँ रवि ने सुझाई है। अगर ये लिस्टिंग आपका जो प्राइस है उससे ऊपर खुलता है शेयर, अगर लिस्टिंग गेन्स मिल रहे हैं तो आप 50% अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए और 3 दिन देखिए कि किस लेवल पर आपने प्रॉफिट बुक किया है। उसके ऊपर अगर बंद होता है तब बने रहिए, नहीं तो फिर इस पर आप स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं। तो ये हुई पेटीएम की बात, क्योंकि ये कल की सबसे बड़ी खबर है, इसलिए हमने आज शो की शुरुआत उसी से की। लेकिन फोकस अपना कर लेते हैं शेयर बाजार पर। आज का दिन कैसा रहा? आज आखिरी घंटे में हमने देखा कि बिकवाली बढ़ी और निफ्टी 100 अंक गिरकर 17,900 के नीचे फिसल गया। वहीं सेंसेक्स में भी 300 अंकों से ज्यादा की गिरावट दिखी। दिन भर बाजार में किस तरह का एक्शन रहा, बता रहे हैं शरद दुबे। सबसे पहले ये जो है ऑलमोस्ट रिपीट टेलीकास्ट कह सकते हैं जो कल के सेशन में देखने मिले थे और आज भी आखिरी आधे घंटे में फॉल जो है ज़्यादा बढ़ गई थी। ओवरऑल देखें तो निफ्टी जो है ऑलरेडी साइकोलॉजिकल लेवल जो 18,000 पॉइंट्स का था ऑलरेडी वो कम जो है कल क्लोज हुआ था और आज जो 100 बेसिस पॉइंट्स की और गिरावट देखने मिली और लगभग 17,900 पे आके जो है बंद हुई। निफ्टी बैंक में भी एक टाइप से प्रेशर देखने मिला, 265 पॉइंट्स का एक गिरावट देखने मिला और वो भी लाल निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स भी 60,000 के नीचे था। तो ओवरऑल जो है याद रखिए कल एक्सपायरी का दिन है और लग रहा है मार्केट सेंटिमेंट जो है टुवर्ड्स नेगेटिव साइड जा रहे हैं। आपने पूछा था कि बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स कौन था, तो वो ऑटो सेक्टर के इंडेक्स थे और ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में भी आप ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी कह लीजिए ब्रॉडर मार्केट्स में उन्होंने भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। ये लगातार दूसरे दिन जो सेमीकंडक्टर की इश्यूज हो रही है ऑटो स्पेस में उसको एड्रेस किया जा रहा है और फॉरेन ब्रोकरेजेस ने अपग्रेड्स भी देना शुरू कर दिए, तो उसके कारण ऑटो स्पेस में एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल रही है। बाकी सारे सेगमेंट्स में जो है एक टाइप से रेंज बाउंड रही हैं, कुछ फ्लैट रहे हैं और कुछ नेगेटिव रहे हैं, लेकिन जो वर्स्ट परफॉर्मर्स रहे हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुनाफा वसूली देखने मिली है वो है आपके फार्मा पैक और आपके रियल्टी पैक। इन दोनों में 1% से ज़्यादा इनके सेक्टोरल इंडेक्सेस में गिरावट आज दिन के ट्रेड में देखने मिली। इसके अलावा छुटपुट एरियाज़ में अच्छे स्टॉक्स में डील बेस्ड स्टॉक्स जैसे तानला प्लेटफॉर्म्स में एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली है। उसके अलावा जेम एंड ज्वेलरी स्टॉक्स ले लीजिए या आप कपड़े के स्टॉक्स ले लीजिए, एपरल के, तो इनमें भी थोड़े बहुत जो है तेज़ी देखने मिली है ब्रॉडर मार्केट्स में। अब और लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि कल के पेटीएम की आईपीओ की लिस्टिंग है
ये इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टिंग होने वाली है 18,300 करोड़ के ऊपर। अब फोकस आते हैं स्टॉक्स पे। तो स्टॉक्स में हम लोग बात करेंगे निफ्टी गेनर्स की। तो सबसे पहले वन ऑफ द टॉप गेनर्स है आपका एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस रहेगा और इनमें भी एक अच्छी बढ़त देखने मिली है लगभग 3% का। और उसके अलावा एशियन पेंट्स में जो खबर आई थी कि प्राइस हाइक्स हो सकते हैं लगभग 4 से लेकर 6% जो है रिपोर्ट्स कह रहे हैं, उस पर जो है उसके कारण भी एक टाइप से रिवर्सल देख सकते हैं। उसके अलावा ऑफकोर्स मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स जो ऑटो शेयर्स हैं उनमें भी तेजी दिखने मिली। निफ्टी लूजर्स की बात करें तो हल्की मुनाफा वसूली देखने मिली है आपको यूपीएल में और रिलायंस जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत सबसे ज़्यादा है वो भी एक्चुअली इंडेक्स को ड्रैग किए हैं, लगभग 2% का जो है प्रेशर देखने मिला है। उसके अलावा ब्रिटानिया और सिप्ला जो रॉ मटेरियल कंपनी बेस्ड हैं जिनमें कमोडिटी इन्फ्लेशन लगता है उस पर जो है हम देख पा रहे हैं कि आज भी दबाव देखने मिल रहा है। अब ब्रॉडर मार्केट्स की भी बात कर लेते हैं तो मिड कैप गेनर्स में स्पेशली मिड कैप आईटी स्पेस में बहुत एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला था। आप एल&टी टेक सर्विसेज ले लीजिए या टाटा कम्युनिकेशंस ले लीजिए, इनमें भी एक अच्छी जो है मूवमेंट देखने मिली, लगभग 3 से लेकर 5% तक का ग्रोथ देखने मिला। आरती इंडस्ट्रीज और टाटा पावर भी फोकस में थे और उनमें भी लगभग 3% का ग्रोथ देखने मिला। टाटा पावर जो ऑब्वियसली फोकस में है, ईवी का थीम चल रहा है और ऑफकोर्स गवर्नमेंट की एक अच्छी अनाउंसमेंट भी आई थी कि जो लॉन्ग टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं उस पर सिर्फ अब कोल नहीं रहेगा, रिन्यूएबल एनर्जीज को भी डाला जा सकता है बिना कोई नई एग्रीमेंट में घुसने के लिए। तो वो देख सकते हैं पॉजिटिव मोमेंटम पावर स्टॉक्स में एज अ होल भी देखने मिला था। और मिड कैप लूजर्स की बात कर लेते हैं तो हमने पहले कहा था कि मुनाफा वसूली चल रही थी रियल एस्टेट पैक में, बिकॉज ऑफ कोर्स द वैल्यूएशन भी थोड़े महंगे हुए हैं और वहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज जो मार्केट का लीडर है उनमें जो है एक टाइप से दबाव देखने मिला था उनके स्टॉक प्राइस में। और उसके अलावा जो आपके धनी सर्विसेज है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है और ट्रेंट है, इनमें भी दिन में जो है दबाव देखने मिला था। ओवरऑल मार्केट्स का सेंटिमेंट नेगेटिव रहेगा और लगातार दूसरे दिन जो है प्रेशर देखने मिल रहा है। तो कल बहुत इंटरेस्टिंग होगा कल एक्सपायरी में क्या होता है। और याद रखिए पेटीएम का सबसे बड़ा आईपीओ इंडिया का भी कल लिस्ट हो रहा है। बिल्कुल, पेटीएम का सबसे बड़ा आईपीओ लिस्ट हो रहा है। आज के मार्केट की समरी देते हुए शरद भी इस बात को छोड़ नहीं पाए, भूले नहीं कि पेटीएम सबसे बड़ी खबर है कल के लिए। कल का बाजार में हमारा फोकस उसी पर था। लेकिन अमित, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज सुबह से ये बातचीत चल रही थी कि 17,900 का लेवल निफ्टी होल्ड करेगा नहीं करेगा। एक नज़रिया ये आया था कि अगर 17,900 होल्ड करे तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन वो आज तो ब्रेक होता हुआ दिखा। अब यहाँ से और गिरावट दिखती है या अब यू टर्न मारेगा बाजार? जी, सो ये लगातार दूसरा दिन था जहां पर जो इंट्राडे रिकवरी आ रही थी वो शॉर्ट लिव्ड रही थी। ओवरऑल जो आज का निफ्टी ब्रेथ भी अगर देखा जाए तो आउट ऑफ निफ्टी 50 स्टॉक्स 70% स्टॉक्स जो है वो नेगेटिव क्लोज दिए। सो अंडरटोन जो था मार्केट का वो डेफिनेटली नेगेटिव था। और अगर मैं डेटा पर्सपेक्टिव से देखूं, अगर ऑप्शंस चेन पे अगर मैं देखूं तो जो हिसाब से कल वीकली एक्सपायरी है सो वोलेटिलिटी रहेगी 18,000 के कॉल और 18,100 के कॉल पे सिग्निफिकेंट एडिशन देखने मिला है, जो बेसिकली इंडिकेट करता है कि नाउ शिफ्टिंग रेंज लोअर 18,100 का जो जोन है वो थोड़ा हर्डल साबित होगा और ये ऑनगोइंग जो डिक्लाइन है ये थोड़ा और कंटिन्यूड हो सकता है। डाउन साइड में मुझे लग रहा है कि निफ्टी 17,800 के जो लेवल्स है वो रिविजिट कर सकता है। ओके, तो वो लेवल्स हैं जो निफ्टी पे आपको नज़र रखनी चाहिए। कल एक्सपायरी का दिन है, याद रखिए ये छोटा हफ्ता है, शुक्रवार को बाजार बंद है और इसलिए कल का दिन काफ़ी अहम हो जाता है। कल एक्सपायरी किस लेवल पर होती है यहाँ फोकस करना चाहिए। लेकिन जितने भी हम एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, एक नज़रिया तो बनकर ये आ ही रहा है कि हम लोग एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट में हैं। ऐसे में कौन से सेक्टर आउट परफॉर्म करेंगे? आईटी सेक्टर पर फोकस है मैराथन ट्रेंड्स एडवाइजरी के सीईओ अतुल सूरी का। आइए सुनते हैं और क्या क्या उन्हें पसंद आता है। तो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब एक मार्केट एक क्रैश से निकलता है, जो सेक्टर फर्स्ट ब्रेकआउट्स करते हैं, अर्ली ब्रेकआउट्स होते हैं, वहां पे आप बहुत बार लीडरशिप देखते हैं। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि इस बुल मार्केट में सबसे आउट परफॉर्मिंग थीम या सेक्टर इज गोइंग टू बी आईटी। सबका वेटेज जो है सबसे ज्यादा बैंक्स पे है, कंसेंसस बुलिशनेस बैंक्स पे है। बैंक्स विल डू वेल, बट अगर एज ए इन्वेस्टर माय जॉब इज टू आउट परफॉर्म, ये आउट परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि आईटी में आएगी। बिकॉज जैसे मैंने कहा, हमने रिसर्च किया है, हमने स्टडीज की है कि जो फर्स्ट ब्रेकआउट सेक्टर होता है दैट बिकम्स अ लीडर। नंबर 2, आप देखिए कि अभी 1-1.5 महीने से कंसोलिडेशन हो रहा है। आप देखेंगे आईटी स्टॉक्स में ज्यादा करेक्शन नहीं है, ये बल्कि वापस लाइफ टाइम हाई तक पुश हो रहे हैं। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लीडर। एक करेक्शन में भी वो ज्यादा करेक्ट नहीं होते हैं बिकॉज देयर आर पीपल वेटिंग टू बाय। और तीसरी बात भाई, आप अपने आजू बाजू देखिए, आप देखिए क्या हो रहा है।
हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है? हमारी जिंदगी में फर्क पड़ रहा है टेक्नोलॉजी में। आप घर पे एंटरटेनमेंट कर रहे हैं या आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप अपने आईपीओ मार्केट देख लीजिए। सो द मोस्ट एक्साइटिंग स्पेस हैपनिंग इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट वेल्थ क्रिएशन इन द वर्ल्ड इज टेक्नोलॉजी। आज टेस्ला, अगर आप एलॉन मस्क की बात करें या अमेजॉन की बात करें, ये एक ऑटो कंपनी है, कंजम्पशन कंपनी है, बट अल्टीमेटली इनका जो डिफरेंस हुआ है वो टेक्नोलॉजी से हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये बाजार की, महीने की, साल की छोड़िए, ये हमारे लाइफ टाइम में हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल थीम जो हो रहा है वो टेक्नोलॉजी में हो रहा है। और द ब्यूटी इज कि इंडिया इज इन द फोरफ्रंट ऑफ दैट, एंड इवन बेटर फॉर इन्वेस्टर्स इज वी हैव अ बिग चॉइस। सो हमारे पोर्टफोलियो में वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बायस टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, और हमें लगता है ये जो सरताज है जो एक बैंकिंग में रहा है ओवरवेट का, ये सरताज जो है, जो 2015 से 2020 तक जो आउट परफॉर्मेंस था, ये अब बैंकिंग से लेके ये सरताज चला जाएगा आईटी के हिसाब से, और उनके सर पे आ जाएगा ये। तो आईटी के सर पे ये ताज जाने वाला है। अब रवि, आप अग्री करेंगे इस व्यू से कि अब अगला जो मूव आएगा वो सबसे ज़्यादा आईटी में आएगा? और अगर हाँ तो कहाँ पर रहेंगे आप, कौन से स्पेस में? बड़ी आईटी कंपनियां या मिड कैप आईटी, क्या पिक होगा आपका? देखिए, बड़ी कंपनियों के साथ सेफ्टी थोड़ी ज्यादा होती है और डिविडेंड बहुत अच्छे मिलते हैं। छोटी कंपनियां हालांकि ग्रोइंग हैं तो उनमें भी अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन मेरी जो पिक है वो जनरली बड़े में ज्यादा है, और मैं इन्फोसिस और टीसीएस को ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि दो तरीके से फायदा है। एक तो फंडामेंटल स्ट्रांग है, सॉफ्टवेयर के ऑर्डर्स बहुत अच्छे हैं, यूएस में बहुत अच्छा होल्ड है, और बाहर से इनकम यानी कि यहाँ पर डॉलर इनकम में भी फायदा देखने को मिलता है। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जो कि छोटी कंपनियों को थोड़े से कम हमें मिलते हैं, लेकिन उनमें भी काफी स्पेस है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म विजन रखना है और अच्छा प्रॉफिट और डिविडेंड दोनों पाना है, तो मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर में इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने में ज्यादा फायदा है, और मेरी अपनी चॉइस जो है वो इन्फोसिस और टीसीएस की तरफ ज्यादा रहती है। इन्फोसिस और टीसीएस, दो बड़ी कंपनियां, दिग्गज कंपनियां, वहां पर फोकस रहता है रवि का। अमित, एक चार्ट मैं आपसे जानना चाहता हूं, और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। बाजार को चलाने वाला स्टॉक है, सबसे बड़ा हैवी वेट यहां पर मार्केट में है। हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन 3 दिन से ये धीरे धीरे करेक्ट हो रहा है। 12 तारीख को, आज 17 तारीख हो गई, 12 तारीख को ये स्टॉक करीब 2600 के लेवल के आसपास तक पहुंचा था, और आज गिर के अब ये 2460 के आसपास पहुंचा हुआ है। क्या लगता है, ये डाउन टर्न है, यहां से और गिरावट रिलायंस इंडस्ट्रीज में दिखेगी आपको? जी देखिए, अगर रिलायंस इंडस्ट्री का अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री में एक मल्टी मंथ अपसाइड रैली हमने देखने मिली है। अगर रिसेंटली अगर देखे जाए तो यस, नो डाउट थोड़ा एक प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर देखने मिला है। सो करंटली अगर देखा जाए तो एक ये स्टॉक जो है एक मल्टी मंथ अप ट्रेंड के बाद एक करेक्टिव फेज से गुजर रहा है। कंसिस्टेंट ये वीक में अगर देखा जाए तो एक कंसिस्टेंट डिक्लाइन देखने मिला है, जो बेसिकली इंडिकेट करता है कि ये जो ऑनगोइंग डिक्लाइन है वो थोड़ा और मतलब साबित हो सकता है कि और मतलब 2400 से लेकर 2350 तक इसमें एक कंटिन्यू हो सकता है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो पॉजिटिव है, बट इट इज जस्ट दैट फ्रॉम नियर टर्म पर्सपेक्टिव थोड़ा वीकनेस है। बट ओवरऑल स्ट्रेटेजी अगर फ्रॉम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू अगर किसी इन्वेस्टर को अगर है तो ये बाय एंड डिप्स में रहेगा। समवेयर नियर 2350 के आसपास रिस्क टू रिवॉर्ड जो रहेगा वो फेवरेबल बनेगा, तो समवेयर नियर 2350 अक्यूमुलेट कर सकता है, के आसपास एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक चार्ट और क्विकली मैं जानना चाहता हूं, वो है मारुति का। इसमें हमने एक अपसाइड ही देखा है, ये पिछले 2 दिन में करीब 10% चल चुका है। यहां पर क्या व्यू बनता है? रिसेंटली अगर देखा जाए तो मारुति में काफी वोलेटिलिटी देखने मिली है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए अगर ये वीक में तो एक 7900 का हर्डल जोन था, वो हर्डल जोन उसने निकाल दिया है। सो कंपैरेटिवली अगर देखा जाए ऑटो स्पेस में तो दिस स्टॉक इज रिलेटिवली होल्डिंग ग्राउंड, और ऐसा लग रहा है कि नाउ शिफ्टिंग रेंज हायर 8000 का जो है वो एक इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा। माइनर कंसोलिडेशन माइट बी देयर, क्योंकि जो हिसाब से अपसाइड मोमेंटम ये वीक में देखने मिला है, थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिलेगा, बट ओवरऑल जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो अभी थोड़ा पॉजिटिव है। फ्रॉम पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लग रहा है कि 8600 के लेवल्स भी ये स्टॉक में आ सकता है। 600 तक जाने की उम्मीद मारुति, पिछले 2 दिन में करीब 10% चला है ये एक हैवी वेट स्टॉक। चलिए, वक्त हो गया है हमारे मेहमानों से ये जानने का कि वो कौन कौन से आइडियाज़ हमारे दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। रवि, आपसे शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में 2 मिनट का समय, 1-1 मिनट दोनों के लिए मैंने रखा है। कौन से आइडियाज़ आप लेकर आए हैं आज दर्शकों के लिए?
मेरे दो स्टॉक हैं। पहला है एशियन पेंट, जिसकी आपने यहाँ पर चर्चा ही कर ली है, तो बहुत शॉर्ट हो गया है मेरे लिए। और इसको अपसाइड में अभी मोमेंटम कम से कम यहाँ से 18 से 20% का आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकता है, तो आप इस पे निवेश करके चल सकते हैं। 3500 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा स्टॉक है यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल, जिसमें कि सबसे बड़ी जो खास बात इस पे पूरी बैलेंस शीट में देखने को मिल रही है कि इनकी लायबिलिटी काफी घटी है, यानी कि रेवेन्यू तो बढ़ा है लेकिन लायबिलिटी को काफी कम किया, जो बहुत बड़ा इंपैक्ट है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में भी अच्छा खासा दमखम है और ये 6000 के लेवल को बहुत जल्दी अचीव कर सकता है। तो मुझे लगता है कि ये दो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों स्टॉक्स म्यूचुअल फंड की चॉइस में यहाँ पर काफी अग्रेसिव हैं, तो मुझे लगता है कि आपको इन्वेस्ट करना। बिल्कुल, तो यहाँ पर अपोलो हॉस्पिटल्स और एशियन पेंट्स ये दो हैं रवि की पसंद। अमित, आप कौन से स्टॉक्स लेकर आए हैं आज? जी, सो दो रिकमेंडेशन है, दोनों एक्चुअली सेल साइड पे है, जो हिसाब से फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव है, जिसका टाइम फ्रेम 1 से 5 दिन रख सकते हैं। पहला जो स्टॉक है वो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट है। ये स्टॉक में एक अच्छा खासा मतलब अप ट्रेंड के बाद अभी फिलहाल एक प्रॉफिट टेकिंग देखने मिला है। सो नवंबर फ्यूचर बेच सकते हैं चोलामंडलम का समवेयर नियर 630 के आसपास। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए समवेयर नियर 645 और डाउन साइड टारगेट पोटेंशियल जो है वो है 600 का। दूसरा जो स्टॉक है वो है यूपीएल। यूपीएल में भी एक रिसेंटली जो अब मूव आया था, वहां पर एक रेजिस्टेंस उस पे एक 790 के आसपास एक हर्डल जोन है। सो वहां से एक शिफ्ट करेक्शन देखने मिला है। सो फ्रॉम हियर ऑन मुझे लग रहा है कि फर्दर करेक्शन यूपीएल में पॉसिबल है। नवंबर फ्यूचर बेचना चाहिए समवेयर नियर 760 के आसपास यूपीएल का। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए 783 का और डाउन साइड टारगेट्स जो है वो है 715। दो सेल के आइडियाज़ यहाँ पर अमित लेकर आए हैं, चोलामंडलम फाइनेंस और साथ ही यूपीएल। दो बाय आइडियाज़ थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए और दो सेल आइडियाज़ 3 से 5 दिन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपने स्टॉक आइडियाज़ देने के लिए। चलिए, कल की तैयारी की पूरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए ET Now स्वदेश के साथ।